हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई नीड स्टडी सर्कल। तो आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 3 जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंटिन्यू करेंगे। ये उस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। अगर आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखने हैं तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा और ऊपर आई कार्ड में भी पॉपअप हो जाएगा। सो मेक श्योर पहले आप उसे देखें, देन इस पर मूव ऑन करें। ओके, तो फिर अब हम पढ़ते हैं गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस। तो गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, जो हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं मेल्स में फीमेल्स में। मेल्स में क्या होते हैं, मेल्स में हमने पढ़ा था टेस्टिस होते हैं। एक मिनट, मेल्स में टेस्टिस होती है, फीमेल्स में ओवरीज होती है। टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करती है, स्पर्म्स, और ओवरीज प्रोड्यूस करती हैं ओवम। ये दोनों क्या होते हैं, ये गैमीट्स होते हैं। तो इन दोनों के प्रोडक्शन के प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। मतलब हमारे गैमीट्स के प्रोडक्शन के प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो सबसे पहले मेल्स में पढ़ते हैं। तो टेस्टिस में क्या होता है, हमने पढ़ा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हमारे स्पर्म्स प्रोड्यूस करती हैं और उसमें स्पर्मेटोगोनिया या फिर मेल जर्म सेल्स हैं जो हमारी स्पर्म्स प्रोड्यूस करती हैं। तो टेस्टिस में हमारे इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया दोनों कह सकते हैं, वो प्रोड्यूस करती हैं स्पर्म्स बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू हमारा स्पर्म प्रोड्यूस होता है। और स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है प्यूबर्टी पे। ये तो हमें पता ही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कुछ भी हमारा होगा तो वो प्यूबर्टी पे स्टार्ट होगा। और फिर नेक्स्ट क्या बोला है इन्होंने कि जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, सिंगुलर उसे हम कहेंगे स्पर्मेटोगोनियम। तो जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे इनसाइड ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये तो हमें पता ही है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर हमारे स्पर्मेटोगोनिया होती है और सर्टोली सेल्स होती है। स्पर्मेटोगोनिया को हम मेल जर्म सेल्स भी कहते हैं। तो वो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं माइटोटिक डिवीजन के थ्रू। माइटोटिक डिवीजन मतलब हमारा ये इक्वेशन डिवीजन के थ्रू करते हैं। तो इसमें हमारा क्रोमोसोम नंबर स्टार्टिंग में और एंड में सेम रहता है। और ये क्यों करते हैं, ये अपना नंबर को इंक्रीज करने के लिए करते हैं, इंक्रीज नंबर करने के लिए। तो जो ये होते हैं स्पर्मेटोगोनिया कम नंबर प्रेजेंट होते हैं, फिर माइटोसिस करते हैं तो इनका नंबर बढ़ जाता है। यहाँ इन्होंने बोला है कि ईच स्पर्मेटोगोनियम इज डिप्लॉयड एंड कंटेन्स 46 क्रोमोसोम्स। तो ये हमारा स्टार्टिंग में डिप्लॉयड है। फिर सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो स्पर्मेटोगोनिया होती है इनमें से कुछ हमारी अंडरगो करती है मियोसिस। मियोसिस पूरा नहीं, मियोसिस सिर्फ मियोसिस 1। और जो ये अंडरगो करती हैं ये बन जाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो जिसने भी अंडरगो किया मियोसिस 1 वो बन गई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मियोसिस अंडरगो करने के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हमारी फॉर्म कर लेती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, जो कि हमारी हैप्लॉइड सेल्स होती हैं और 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। हैप्लॉइड मतलब इसकी प्लॉइडी n होती है, हाफ होती है ऑफ डिप्लॉइड सेल्स। डिप्लॉइड में हमारे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसमें हमारे 23 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होती है वो अंडरगो करती है सेकंड मियोसिस इवोल्यूशन। तो वो मियोसिस कंप्लीट करती है, प्राइमरी ने किया था मियोसिस 1, सेकेंडरी करती है मियोसिस 2 और हमारा मियोसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। लास्ट में हमें 4 हैप्लॉइड सेल्स मिल जाती हैं। तो वो 4 हैप्लॉइड सेल्स जो मिलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटिड्स। इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द स्पर्मेटिड्स। तो अगर आपने लास्ट ईयर का आपको याद होगा कि हमने मियोसिस का प्रोसेस बहुत अच्छे से पिछले साल पढ़ा था। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको यहाँ पर उसका वो बता देती हूँ ब्रीफ में, ताकि आपको उसका थोड़ा सा याद आ जाए कि कैसे था, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे याद रखने के लिए, ताकि हमें ये याद रहे कि कौन से किस स्पर्मेटोसाइड में स्पर्मेटिड्स में कितने क्रोमोसोम्स हैं। तो उसे हम अलग पेज पे कर लेते हैं। तो माइटोसिस का तो क्या होता है, माइटोसिस का तो इजी होता है। जैसे ये हमारा माइटोसिस है। माइटोसिस में हमारा क्या होता है, हमारा स्टार्टिंग में इसमें हम जब देखते हैं क्रोमोसोम नंबर देखते हैं तो हम कैसे देखते हैं, क्रोमोसोम से देखते हैं, क्रोमोसोम से देखते हैं और सिस्टर क्रोमेटिड से देखते हैं। तो ये हमारा आपको याद होगा कि जो क्रोमोसोम होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्रोमोसोम हमारा ऐसा दिखता है, ये ऐसे, और बीच में से कनेक्टेड होता है सेंट्रोमेयर के थ्रू। क्रोमोसोम नंबर आपको याद होगा, क्रोमोसोम नंबर हम गिनते हैं हमेशा सेंट्रोमेयर से गिनते हैं। ये नहीं गिनते कि कितने हैं, ऐसे क्रोमोसोम नंबर सेंट्रोमेयर के थ्रू गिने जाते हैं। ये इसके इंडिविजुअल सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, क्रोमेटिड्स जो अटैच रहते हैं सेंट्रोमेयर के थ्रू। ये पूरा एक क्रोमोसोम है। तो जब हम माइटोसिस में गिनते हैं तो माइटोसिस में कैसे होता है, जो हमारे माइटोसिस होता है इसमें आपको याद होगा कि माइटोसिस में हमारा डिवीजन कुछ इस तरह होता है। मियोसिस हमारा होता है ना, पी मैट होता है,
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो मेटाफेज के टाइम हमारी एक मेटाफेज प्लेट बनती है, बीच में हमारे क्रोमोसोम्स ऐसे प्लेट बना लेते हैं, ऐसे लाइन अप हो जाते हैं और फिर दोनों साइड एनाफेज में पुल अवे हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेटाफेज में हमारे माइटोसिस में ये हमारे जो क्रोमोसोम है ये हाफ हो जाते हैं, तो ये ऐसे बढ़ जाते हैं, इधर एक क्रोमेटिड चला गया, इधर एक क्रोमेटिड चला गया और ये अलग हो गए, और ये एक सेल में हमारे क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होते हैं, हम क्रोमेटिड्स के हिसाब से गिनते हैं। तो हमारे को क्या चाहिए, हमारे क्रोमोसोम्स हमारे स्टार्टिंग में 46 थे, हमें एंड में भी 46 चाहिए। तो हम कैसे करेंगे, हमारे क्रोमेटिड्स फिर इसमें ऐसे होता है कि स्टार्टिंग में ना हमें जो हमारा एस फेज होता है, G1 हुआ, फिर G2 हुआ, फिर हमारा एस फेज होता है, सिंथेसिस फेज। तो हमारे क्रोमेटिड्स उसमें डबल हो जाते हैं और क्रोमेटिड्स डबल होके हमारे क्रोमोसोम नंबर तो सेम ही रहता है क्योंकि वो क्रोमेटिड्स अटैच होते हैं और हम सेंट्रोमेयर के थ्रू गिन रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे 92 होते हैं और ये हाफ हो जाते हैं 46 में। अब इसको छोड़ते हैं, इसके अलावा हम देखते हैं अब मियोसिस में कैसे होता है। तो मियोसिस हमारा मेन था जो हमें देखना था, तो मियोसिस का देखते हैं। मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे ओके तो हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं और क्रोमेटिड्स हैं और हमें इसमें पता है कि हमारा मियोसिस 1 होगा और मियोसिस 2 होगा। जैसे हमारा मियोसिस का प्रोसेस है, मियोसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे जो माइटोसिस में तो हमारे जब मेटाफेज पे प्लेट बनती है, मेटाफेज में बीच में वो बनते हैं, लाइन अप होते हैं, तो वो सिंगल लाइन बनती है ऐसे। और फिर जब हमारे पुल अवे होते हैं वो एनाफेज में, तो एक क्रोमेटिड इधर चला जाता है एक सेल में, एक क्रोमेटिड इधर चला जाता है दूसरे सेल में। बट मियोसिस में क्या होता है कि हमारे सबसे पहले मियोसिस 1 में हमारे जो वो होता है मेटाफेज, उसमें हमारी 2 प्लेट्स बनती हैं। तो हमारे ये ऐसे यहाँ पे क्रोमोसोम 2 लाइन अप होते हैं और पूरे क्रोमोसोम जाते हैं अलग अलग सेल में। तो हमारे मियोसिस 1 में 2 सेल फॉर्म होती है ना, तो इनमें पूरे क्रोमोसोम होते हैं इसमें, अनलाइक माइटोसिस। तो जब ये पूरे क्रोमोसोम होते हैं तो स्टार्टिंग में तो हमारा सेम ही होगा जैसे माइटोसिस में होता है। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और 92 क्रोमेटिड्स होते हैं क्योंकि वो डबल हुए हुए होते हैं। ऐसे क्रोमोसोम डबल हुए हुए होते हैं ना, सेंट्रोमेयर नंबर के थ्रू गिन रहे हैं तो हम क्रोमोसोम तो 46 ही गिनेंगे। फिर जब हमारा मियोसिस 2 का नंबर आता है तो फिर हमारे ये मेटाफेज 1 में हमारे ये ऐसे 2 में लाइन बने थे, हाफ हाफ हो गए और फिर क्रोमोसोम नंबर 46 से 23 हो जाता है और 92 से कितना हो जाता है, 46 हो जाता है। ये 46 है पर हम इसे 23 क्यों गिन रहे हैं, क्योंकि हम सेंट्रोमेयर नंबर के थ्रू गिनते हैं, तो ये हमारे जुड़े हुए हैं 46 पर ये हम इसे 23 गिन रहे हैं। फिर मियोसिस 2 में क्या होता है, मियोसिस 2 हमारा माइटोसिस की तरह ही होता है। इसमें हमारे सिंगल मेटाफेज में सिंगल प्लेट बनती है और एक क्रोमेटिड पुल अवे होता है अलग अलग सेल में। तो जो हमारी यहाँ से 2 फॉर्म हुई थी, अब उन 2 में से ये 2 हुई, इनमें से फॉर्म होंगे 2 और फिर इसमें से फॉर्म होंगे 2, तो 4 फॉर्म हुए। तो ये तो हमारा क्रोमेटिड नंबर क्या होता है, ये हाफ हो जाता है, ये हाफ होके हमारा हो गया 23। पर ये हमारा 23 सेम ही रहता है क्योंकि हम अगेन हम ये सेंट्रोमेयर नंबर से गिन रहे हैं। तो इसीलिए जब हम यहाँ पे इन्होंने पूछा कि हमारे इसमें स्पर्मेटिड्स में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, तो इसमें हमारे क्रोमोसोम्स 23 होंगे क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में तो उन्होंने बोल दिया हैप्लॉइड है, 23 है ईच में, और फिर स्पर्मेटिड्स में फर्दर डिवाइड हो गया तो फिर इसमें कितने होंगे। हैप्लॉइड से प्लॉइडी कम कभी नहीं जाती है, हमेशा एन प्लॉइडी रहती है, इससे ज़्यादा हाफ नहीं हो सकता, ठीक है, ये लास्ट होता है, इसके बाद और डिवाइड नहीं होता। तो स्पर्मेटिड्स में हमारे 23 ही होते हैं क्रोमोसोम्स, बट इसमें क्रोमेटिड्स जो होते हैं हमारे इंडिविजुअल ये स्ट्रैंड होती है क्रोमोसोम की, ये भी हाफ हो चुके होते हैं 23, तो ये हमारे ट्रू हैप्लॉइड्स होते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है, ये मियोसिस का प्रोसेस था, ये मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया। फिर इन्होंने बोला है कि जो स्पर्मेटिड्स होते हैं, स्पर्मेटिड्स आर ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये कर लेते हैं मार्क स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, जो हमारे स्पर्मेटिड्स होते हैं, ये स्पर्मेटिड्स फॉर्म हुए थे ना हमारे, ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटोजोआ हमारे होते हैं स्पर्म्स, तो ये स्पर्मेटिड्स को आप ये नहीं कह सकते कि ये स्पर्म है क्योंकि एक्टिव नहीं होते। ये स्पर्मेटिड्स हमारे स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू। अब ये स्पर्मियोजेनेसिस हो गया, इसके बाद क्या होता है, जो स्पर्म होता है, ये हमारा स्पर्म फॉर्म हुआ, इसका हेड जो है वो सर्टोली सेल्स में एम्बेड हो जाता है। और सर्टोली सेल्स हमने पढ़ा था, ये मेल जर्म सेल्स के साथ ही प्रेजेंट होती हैं, इनका काम होता है न्यूट्रिशन नरिशमेंट प्रोवाइड करना, तो ये इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती रहती है, तो इनका हेड इसमें एम्बेड हो जाता है और फिर फाइनली रिलीज आउट हो जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के थ्रू। मतलब
स्पर्मिएशन के प्रोसेस से। तो अब तक जो ये पूरा प्रोसेस चल रहा था ये हमारा उसके अंदर चल रहा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के, और स्पर्मिएशन के बाद ये बाहर निकलते हैं, फिर वही होता है रेट्रोटेस्टिस और वो जो हमने बताया था उनमें पूरा चलते जाते हैं। तो ये हम एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे हमारा क्या था इसका वो प्रोसेस। सबसे पहले था हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें हमारे स्पर्मेटिड्स फॉर्म हुए। तो यहाँ लिख लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें हमारा क्या फॉर्म होता है? इसमें हमारा फॉर्म होता है स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटोजेनेसिस पहले हुआ, फिर सेकंड हमारा क्या होता है? सेकंड हमारा होता है स्पर्मियोजेनेसिस। इसमें हमारा स्पर्मेटिड्स जो होते हैं, स्पर्मेटिड्स से हमारा फॉर्म होता है, स्पर्मेटिड्स से हमारा फॉर्म होता है स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे स्पर्म। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है थर्ड, लास्ट होता है ये हमारा, ये क्या होता है? स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन में क्या होता है? जो हमारे स्पर्मेटोजोआ है वो रिलीज आउट हो जाते हैं। ओके, ये ऐसा होता है। इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस हुआ, सबसे पहले हमारे स्पर्मेटोगोनिया जो थे मेल जर्म सेल्स, वो माइटोसिस करके नंबर बढ़ाया, फिर उसमें से कुछ हमारे वो बन जाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, और वो हमारे मियोसिस 1 अंडर को करते हैं। मियोसिस 1 अंडर को करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म करते हैं, फिर वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मियोसिस 2 करके मियोसिस को कंप्लीट करते हैं और स्पर्मेटिड्स फॉर्म करते हैं। ये स्पर्मेटिड्स हमारे कंप्लीटली मैच्योर स्पर्म्स नहीं होते। फिर हमारा स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है? हमारे स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ फॉर्म कर लेते हैं, जो कि स्पर्म्स होते हैं मैच्योर। फिर ये स्पर्म्स जो होते हैं इनका हेड सर्टोली सेल्स में एम्बेड हो जाता है, जो कि इसे नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। फिर थर्ड होता है स्पर्मिएशन। स्पर्मेटोजोआ हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकल के आ जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे क्या होता है। इन्होंने बोला है स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो हमारा प्यूबर्टी पे शुरू होता है। पर क्यों होता है पर प्यूबर्टी पे शुरू, इस पे भी क्वेश्चन आता है। ये हमारा प्यूबर्टी पे शुरू इसलिए होता है क्योंकि उस टाइम हमारा GnRH जो कि हमारा गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, इसकी सिक्रीशन बढ़ जाती है। ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है ये हमने पिछले साल पढ़ा था, ये हमारा हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है, मतलब ये हमारे हाइपोथैलेमस से निकलता है। तो जो इंक्रीज होता है हमारा लेवल्स GnRH के लेवल में, तो हमारा GnRH के लेवल में जब इंक्रीज होता है तो ये एक्ट करता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड में, जो कि सिमुलेट करता है हमारे 2 गोनाडोट्रोफिन्स की रिलीज, जो कि हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये मार्क कर लेते हैं क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH और FSH, ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। इनका काम मेल्स में भी होता है, फीमेल्स में भी होता है। तो जो ये पूछ रहे, ये हमें बता रहे हैं ना कि ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन और ये GnRH हमारे प्यूबर्टी में बढ़ जाता है, तो यही सेम चीज़ हम उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं फीमेल्स में, कि उनमें भी प्यूबर्टी के टाइम क्यों शुरू होता है? क्योंकि जो हमारा GnRH है उसकी इंक्रीज हो जाता है सिक्रीशन में, फिर वो हमारे गोनाडोट्रोफिन्स को रिलीज करवाते हैं। तो हमारे LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH जो कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इनका रिलीज हो जाते हैं ये, और इनका इंक्रीज हो जाता है अमाउंट हमारी बॉडी में। अब मेल्स में क्या होता है? जो LH होता है वो हमारे लेडिक सेल्स पे काम करता है। लेडिक सेल्स कौन सी थी? हमारी इंटरस्टिशियल सेल्स थी, जो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर प्रेजेंट होती है और एंड्रोजन्स रिलीज करती है। तो LH हमारा लेडिक सेल्स पे काम करता है, उन्हें स्टिमुलेट करता है ताकि वो सिक्रीट करे एंड्रोजन्स। तो LH ने किस पे काम किया? LH ने किस पे काम किया? LH ने काम किया हमारे लेडिक सेल्स पे, और उसने स्टिमुलेट करवाया एंड्रोजन्स। फिर एंड्रोजन्स जो है वो इंटर्न हमारे स्टिमुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो कैसे था इसका प्रोसेस? ये ऐसे था, LH आया, LH ने काम किया एंड उस पे लेडिक सेल्स ने हमारे रिलीज किया एंड्रोजन, एंड्रोजन ने स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कराया। तो LH डायरेक्टली स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस नहीं कराता है, वो इनडायरेक्ट वे में कराता है, बट उसके बिना हो नहीं सकता। तो एंड्रोजन्स ने क्या किया? एंड्रोजन्स का काम अगर पूछे क्या होता है तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कराते हैं। फिर नेक्स्ट उन्होंने बोला कि जो FSH है वो हमारा सर्टोली सेल्स पे काम करता है और उन्हें स्टिमुलेट करता है ताकि वो सिक्रीट करे फैक्टर्स जो कि हमारे स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस में इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस क्या था? आप रिकॉल करिए, अभी पढ़ा है। हमारे स्पर्मेटिड्स जो होते हैं वो बन जाते हैं स्पर्म्स या फिर स्पर्मेटोजोआ। तो ये हमारे FSH का काम ये होता है। LH का काम है स्पर्मेटोजेनेसिस में, FSH का काम है स्पर्मियोजेनेसिस में, सर्टोली सेल्स पे काम करता है। LH काम करता है
लेडिक सेल्स पे या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स पे, दोनों का इंपॉर्टेंट है। ये इन्होंने बोला है डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एनलार्ज्ड। इन्होंने बोला ये स्पर्मेटोजोआ है, मतलब ये हमारे मैच्योर स्पर्म्स हैं। फिर ये स्पर्मेटिड्स हैं, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, तो प्राइमरी ने सेकेंडरी फॉर्म करा था। ये हमारे सर्टोली सेल्स है जिनमें इनका हेड एम्बेड होता है। ये स्पर्मेटोजोआ है, मतलब ये ऐसे चल रहा है। तो ये स्पर्मेटोजोआ थे हमारे, स्पर्मेटोगोनियम है, ये हमारे मेल जर्म सेल्स है। इसने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म किए हैं, फिर इससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म हुए, और फिर ये स्पर्मेटिड्स फॉर्म हुए, और फिर स्पर्मेटोजोआ फॉर्म हुए। तो ये जो ये इसका फॉर्मेशन होती है ये आउटर टू इनर होती है, और फिर ये यहाँ से निकल के बाहर जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम स्पर्म का देखते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने हमें स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म बताया है, ये इसका स्ट्रक्चर, हमने इसकी फॉर्मेशन पढ़ लिया, अब इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर अगर हम इसका पढ़ें तो 4 पार्ट का कंसिस्ट करता है, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। तो ये मार्क कर लेते हैं 4 पार्ट, हेड, नेक, मिडल पीस और टेल। सबसे पहले ये बताया उन्होंने कि अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवेलप्स द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म। तो जो ये बॉडी है स्पर्म की, इसके पूरे चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सबसे पहले तो पूरा कवर्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कवर्ड होता है। फिर जो अब ये हेड पे आ गए, जो स्पर्म का हेड होता है उसमें एक इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, और उसका इंटीरियर पोर्शन कवर्ड होता है किस चीज़ से, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर से, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं एक्रोजोम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर से। इस कैप लाइक स्ट्रक्चर में मतलब एक्रोजोम के अंदर क्या होता है, ये फिल्ड होता है हमारे एंजाइम से, जो कि हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम। तो इन्होंने हेड का ये बताया, हेड में इन्होंने 2 चीज़ें बताई। हेड में क्या चीज़ बताई इन्होंने, सबसे पहले तो न्यूक्लियस बताया। न्यूक्लियस सिंस ये हमारा गैमीट है, तो गैमीट में न्यूक्लियस हमेशा हैप्लॉइड होगा, मतलब गैमीट में क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड होगा, प्लॉइडी हैप्लॉइड होगी। और एक स्पेशल चीज़ क्या होती है, इलोंगेटेड होता है इसका न्यूक्लियस। और फिर नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया, एक्रोजोम होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर ये एंजाइम फील्ड है। ये एंजाइम हमारा फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, ओवम के फर्टिलाइजेशन में। नेक्स्ट हम चलते हैं मिडल पीस पे। मिडल पीस के बारे में क्या बताया इन्होंने, मिडल पीस में हमारे न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, मतलब उसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, पावर प्रोवाइड करते हैं, तो विच प्रोड्यूस एनर्जी मूवमेंट के लिए, क्योंकि हमारा जो स्पर्म होता है ये मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, तो इसके मूवमेंट जो होती है टेल की, वो माइटोकॉन्ड्रिया इसे फैसिलिटेट करता है, इसके लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसमें नेक्स्ट इन्होंने बताया कि जो मेल इजैक्यूलेशन होती है उसमें एवरेज से 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं एक सिंगल इजैक्यूलेशन में। तो ये फर्स्ट था कि 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं उसमें, और इन 200 to 300 मिलियन में क्या होना चाहिए कि हमारा फर्टिलिटी नॉर्मल मानी जाए। तो इसमें 60% स्पर्म्स जो होते हैं उनकी शेप नॉर्मल होनी चाहिए, साइज नॉर्मल होना चाहिए, और एटलीस्ट 40% की वाइग्रस मोटिलिटी होनी चाहिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अब इसके यहाँ पे डायग्राम को देख लेते हैं, क्योंकि हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया। तो ये इसका हेड वाला पार्ट था, ये नेक है, यहाँ पे ये पार्ट नेक का है, ये मिडल पीस है जिसमें हमारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, देख सकते हैं आप कितने सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, न्यूमरस, एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग, और फिर ये टेल है जिसके अंदर ये फिलामेंट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट उन्होंने बताया कि जो स्पर्म है वो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज आउट हो जाते हैं और ट्रांसपोर्ट होते हैं एक्सेसरी डक्ट से। जो डक्ट्स हमने पीछे पढ़े थे सारे, रेटिटेस्टिस और वासा फ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस वगैरह, इन सब को हमने पढ़ा था। फिर नेक्स्ट इन्होंने बताया कि अगर हमें स्पर्म की पूरी मैच्योरिटी चाहिए, पूरी मोटिलिटी चाहिए, तो उसके लिए इसको कुछ किसी चीज़ों की सिक्रीशंस चाहिए होती है। वो सिक्रीशंस क्या होती है, जैसे एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, इन सब चीज़ों की सिक्रीशंस चाहिए होती है। फिर ही हमारा स्पर्म जो होता है वो मैच्योर हो जाता है और उसकी मोटिलिटी नॉर्मल रहती है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो सेमिनल प्लाज्मा होता है उसको अगर हम स्पर्म के साथ मिला दें तो वो सीमेन कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो ये मार्क कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। इस पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज सीमेन, तो इसमें हम बताएंगे सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म इज सीमेन। जो हमारे फिर नेक्स्ट उन्होंने बताया कि जो मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं या ग्लैंड्स होते हैं, उनको अगर हमें फंक्शन मेंटेन रखना होता है तो वो एंड्रोजन्स मेंटेन करते हैं, या फिर हमारे टेस्टिकुलर हार्मोन्स जो कि हमारे लेडिक सेल्स सिक्रीट करती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के जो बाहर प्रेजेंट होती हैं, तो इनको ये इनके मेंटेन करे रखती है। अब हम आ जाते हैं फीमेल के प्रोसेस पे। तो ये हमारा यहाँ तक मेल का प्रोसेस था, अब यहाँ से हमारा फीमेल गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है।
यहाँ पे इन्होंने बोला है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज oogenesis। मेल का क्या था? स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल्स में क्या है? oogenesis, सिंस ओवम प्रोड्यूस हो रहा है। विच इज मार्केटली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस। ऑफ कोर्स हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस से काफ़ी डिफरेंस होगा, क्योंकि हमारा ये गैमीट ही इतना डिफरेंट है, अपीयरेंस में भी, स्ट्रक्चर में भी, हर चीज़ में ये डिफरेंट है, तो फिर इसका फॉर्मेशन का प्रोसेस भी डिफरेंट होता है। इसमें एक बहुत यूनिक चीज़ होती है oogenesis में कि ये हमारा स्टार्ट हो जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेज में ही। तो जब हमारा मदर के स्टमक में एम्ब्रियो फीमेल अगर वो होती है तो उसका उसी टाइम पे oogenesis का प्रोसेस शुरू हो जाता है। कैसे होता है? उस टाइम उसकी कपल मिलियंस ऑफ गैमीट मदर सेल्स फॉर्म हो जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं oogonia। वो फीटल ओवरी में ही फॉर्म हो जाती है। और ये एक स्पेशल चीज़ है कि जितनी उसकी गैमीट मदर सेल्स फॉर्म हो गई या फिर oogonia फॉर्म हो गई फीटल ओवरी में, फिर वो उसके बर्थ होने के बाद और नहीं फॉर्म होंगी। और सिंस वो कपल ऑफ मिलियन फॉर्म होती हैं, तो जब तक उसका क्या कहते हैं प्यूबर्टी का टाइम आता है तो उसके सिर्फ 60 to 80,000 ही रह जाती हैं। और इन्होंने क्या बोला है कि दीज सेल्स जो हमारी oogonia होती है फीटल ओवरी में, वो हमारी डिवीजन स्टार्ट कर देती है, बट वो प्रोफेज 1 पे अरेस्ट हो जाती है। मतलब प्रोफेज 1 जो मियोसिस का हमारा प्रोफेज 1 होता है उस पर वो स्टॉप हो जाती है, उसके आगे फर्दर डिवाइड नहीं करती हैं। इसको हम कहते हैं प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte जो होता है हमारा, ये प्राइमरी oocyte प्रोफेज 1 पे अरेस्टेड है। इसके चारों तरफ इसके लेयर्स बनने लग जाती है। किस चीज़ की लेयर बनने लग जाती है? ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयर बनने लग जाती है चारों तरफ, और इसे हम कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। यहाँ इन्होंने बताया है कि लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स जो हमारे प्राइमरी फॉलिकल हैं ये खराब हो जाते हैं प्यूबर्टी तक। जो मैंने आपको अभी बोला, वो फिर प्यूबर्टी में सिर्फ हमारे 60 to 80,000 ही बचते हैं, जो हमारे स्टार्टिंग में कपल मिलियन फॉर्म हुए थे। और फिर प्यूबर्टी के टाइम क्या होता है, जो हमारे प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रैन्युलोसा सेल्स से हमारे सराउंड हुए थे, इनमें क्या होता है, इनके चारों तरफ और भी ज़्यादा सराउंड वो होने लग जाती है, लेयरिंग होने लग जाती है ग्रैन्युलोसा सेल्स की, और एक न्यू थीका फॉर्म हो जाता है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। तो इसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी इस पैराग्राफ में? सबसे पहले हमने पढ़ा कि oogonia या फिर गैमीट मदर सेल जो होती है वो हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फीटल ओवरी में कपल मिलियन फॉर्म हो जाती है फीटल ओवरी में, और फिर बर्थ के बाद और नहीं फॉर्म होती हैं। फिर ये जो हमारे प्राइमरी oogonia थी, वो थी गैमीट मदर सेल, ये हमारे प्रोफेज 1 पे अरेस्ट हो जाती है और क्या फॉर्म करती है? प्राइमरी oocyte फॉर्म करती है। इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ग्रैन्युलोसा सेल्स की लेयरिंग होने लग जाती है, जिससे फिर ये प्राइमरी फॉलिकल फॉर्म करती है। प्यूबर्टी के टाइम क्या होता है, ये काफ़ी सारे डिजेनरेट हो जाते हैं और सिर्फ 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं। फिर जब प्यूबर्टी आ जाती है, फिर ये प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं ये और भी ज़्यादा लेयरिंग हो जाती है ग्रैन्युलोसा सेल की, और न्यू थीका फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी, oogonia, फिर प्राइमरी oocyte, उसके चारों तरफ कवरिंग, प्राइमरी फॉलिकल के चारों तरफ और भी ज़्यादा कवरिंग, एंड सेकेंडरी फॉलिकल। तो हम सेकेंडरी फॉलिकल में पहुंच चुके हैं और हमारी प्यूबर्टी का वो आ गई है स्टेज। तो फिर क्या होगा, सेकेंडरी फॉलिकल हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाता है टर्शरी फॉलिकल में। टर्शरी फॉलिकल जो होता है, इसकी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होती है जो और किसी फॉलिकल में नहीं होती, कि इसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसे हम कहते हैं एंट्रम। तो ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, इसे हम कहते हैं एंट्रम, और ये हमारे टर्शरी फॉलिकल में होती है। फिर द थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन एन इनर थीका इंटरना एंड एन आउटर थीका एक्सटर्ना। तो जो ये थीका फॉर्म हुआ है इसमें दो लेयर होती है, इनर इंटरना, आउटर एक्सटर्ना, नाम से ही पता लग रहा है। फिर इट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज एट दिस स्टेज दैट प्राइमरी oocyte विद इन द टर्शरी फॉलिकल ग्रोज इन साइज एंड कंप्लीट्स इट्स फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। तो जो हमारा ये प्राइमरी oocyte, ये हमारा फीटल ओवरी में उस टाइम प्रोफेज 1 पे अरेस्ट हुआ था, अब ये इस टाइम होता है जब इसका टर्शरी फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो इसके अंदर होता है ना ये प्राइमरी oocyte है। कैसे होता है मैं आपको एक बार यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये प्राइमरी oocyte है, ये इसके चारों तरफ लेयरिंग आ गई ग्रैन्युलोसा सेल्स की, ये क्या बन गया, प्राइमरी फॉलिकल बन गया। फिर इसके चारों तरफ एक और लेयरिंग आ गई, ये क्या बन गया, ये बन गया अब सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। अब इसके चारों तरफ क्या हुआ, ये थोड़ी और लेयरिंग आई, एक मिनट, इसके चारों तरफ थोड़ी और लेयरिंग आई और इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड वो आ गई कैविटी,
जिसकी फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसे हम एंट्रम कहते हैं। और ये अब क्या बन गया, अब ये टर्शरी फॉलिकल बन गया। जो ये टर्शरी फॉलिकल के अंदर अब हमारा प्राइमरी oocyte था जो हमारा फीटल ओवरी के टाइम से चलता आ रहा है, ये क्या करता है, ये अपना मियोसिस 1 कंप्लीट करता है, क्योंकि प्रोफेज 1 पे अरेस्टेड था ना अब तक, तो अपना ये मियोसिस 1 कंप्लीट करता है। और एक अनइक्वल डिवीजन होता है जिसमें हमारा फॉर्म होती हैं दो चीज़ें। क्या फॉर्म होती हैं इसमें, एक लार्ज सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी oocyte से अब हमारी दूसरी चीज़ बन गई सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte बन गई। और दूसरी चीज़ क्या होती है, एक स्मॉल पोलर बॉडी, ये हमारी फर्स्ट पोलर बॉडी होती है, ये होती है स्मॉल और ये फॉर्म होता है लार्ज। तो ये अनइक्वल डिवीजन हुआ इसमें। टर्शरी फॉलिकल हमारा क्या हुआ, टर्शरी फॉलिकल हमारा ग्रो हुआ, थोड़ा सा साइज बड़ा हुआ इसका, और प्राइमरी फॉलिकल ने अपना मियोसिस 1 कंप्लीट किया और दो चीज़ें इसमें डिवाइड हो गई, दो चीज़ों में, किसमें, हमारा ये सेकेंडरी oocyte में डिवाइड हो गई जो कि बड़ा होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी जो कि बहुत टाइनी होती है। ये हमारा मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट इन्होंने बोला है द सेकेंडरी oocyte रिटेन साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा प्राइमरी oocyte था ना, उसके जो वो था साइटोप्लाज्म में बल्क ऑफ क्या कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, वो ज़्यादा सारा बल्क हमारा सेकेंडरी oocyte में आ जाता है। जो पोलर बॉडी फॉर्म होती है इसमें बहुत थोड़ा सा रह जाता है। यहाँ पे इन्होंने पूछा जो फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म हुई है हमारी, ये क्या ये आगे डिवाइड करेगी या डिजेनरेट हो जाएगी। तो उन्होंने बोला है कि एट प्रेजेंट हम इस बारे में बहुत श्योर नहीं है कि इसका आगे क्या होता है, बट इसको तो हमारी ये वैसे भी इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारी सेकेंडरी oocyte इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं अभी क्या होता है। तो उन्होंने बोला है कि जो टर्शरी फॉलिकल था हमारा, वो आगे फर्दर चेंज होता है और मैच्योर होता है और ग्रो करता है ग्राफियन फॉलिकल में। ये मैच्योर फॉलिकल कहते हैं इसे। ग्राफियन फॉलिकल एक बहुत इंपॉर्टेंट वो है पार्ट इसका, ये ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है मैच्योर फॉलिकल। तो जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कि ये टर्शरी फॉलिकल था, ये हमारा और भी ज़्यादा ग्रो करेगा, तो ये हमारा और भी ज़्यादा ग्रो करके इसने मैच्योर फॉलिकल बनाया, ये मैच्योर फॉलिकल बना और क्या बन गया, ये ग्राफियन फॉलिकल बन गया, ग्राफियन फॉलिकल। तो ये इतना ग्रो करता आ रहा है, आप देख सकते हैं इसकी कितनी ज़्यादा लेयरिंग हुई है कि ये ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल अब बना है। तो ग्राफियन फॉलिकल बना। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा सराउंडिंग इट। तो जो हमारी ये प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हुई थी, इसके चारों तरफ एक और लेयर आ जाती है। यहाँ पे हम इसे मार्क कर लेते हैं कि एक और लेयरिंग आ गई इसके चारों तरफ। क्या होती है ये, इसे कहते हैं जोना पेल्यूसिडा। तो ये हमारी एक और लेयरिंग है, इसको कहते हैं जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। और ये प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल हमारा ग्रो कर रहा है, सेकेंडरी बना और बन रहा, ये टर्शरी बन गया। इसके अंदर ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम है। फिर इसके अंदर हमारा क्या हुआ, मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया और ये हमारे ग्राफियन, इसके अंदर सेकेंडरी oocyte फॉर्म हो गया और ये टर्शरी फॉलिकल हमारा मैच्योर हो गया, ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म हो गया और फिर ये रप्चर हो गया और ओवम रिलीज आउट हो गया। अब ये जो कॉर्पस लूटियम है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये कॉर्पस लूटियम क्या होता है, ये जो पूरी हमारी ओवरी है इसके अंदर ये ब्लड वेसल्स आ रही हैं हमारी। नेक्स्ट इसमें देखते हैं ये क्या है, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। तो ये सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस है। इसमें क्या है, ये हमारी स्पर्मेटोगोनिया है, प्यूबर्टी के टाइम इसने माइटोसिस किया ताकि इसका नंबर बढ़ जाए, फिर नंबर बढ़ गया, ये हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आ गई हमारे पास। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है इसने फर्स्ट मियोटिक डिवीजन किया, फिर फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट होते ही हमारे पास दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आ गई। ये दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फर्दर मियोसिस 2 कंप्लीट करेंगे और हमें 4 सेल्स मिलेंगी। ये 4 सेल्स जो होंगे स्पर्मेटिड्स होंगे, डिफ्रेंसिएशन होगा, स्पर्मेटिड्स टू स्पर्मेटोजोआ फॉर्म होंगे। ये क्या होता है हमारा, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं इस प्रोसेस को। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद फिर हमारा स्पर्मिएशन होता है, रिलीज आउट हो जाती है। क्रोमोसोम नंबर इसमें देखिए, यहाँ पे इस टाइम 46 होता है, 23 होता है, 23 होता है, लास्ट में हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होती हैं। अब ये हमारा देखते हैं oogenesis का प्रोसेस देखते हैं। फीटल लाइफ, सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें क्या आ गया, ये प्यूबर्टी के टाइम शुरू होता है, ये हमारा फीटल लाइफ में शुरू हो जाता है। तो इसमें ये फीटल लाइफ में हमारे oogonia है। माइटोसिस डिफरेंशिएशन बढ़ती है, ये प्राइमरी और फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म करती है। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट प्रायर टू ये यहाँ पे चाइल्ड बर्थ, चाइल्डहुड और प्यूबर्टी ये हमारे अरेस्टेड रहते हैं ना इस पे। फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हमारा कंप्लीट होता है प्रायर टू ओव्यूलेशन। इसमें फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म होगी टाइनी, सेकंड oocyte फॉर्म होगा प्राइमरी oocyte से जो कि रिटेन कर लेगा बल्क न्यूट्रिएंट का। फिर हमारे ये
सेकेंडरी oocyte से हमारा क्या होगा, मियोसिस पूरा होगा और ये सेकेंड पोलर बॉडी अलग हो जाएगी और ओवम निकल के बाहर आ जाएगा। ये एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में होता है, ये फीटल लाइफ में होता है। और ये हमारा ओवम निकल के आ गया तो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स थे, यहाँ 23 थे, यहाँ भी 23 थे। तो हमारे जो गैमेट्स फॉर्म हुए उनमें तो सेम ही है, हैप्लॉइड है, बट इनमें डिफरेंसेस यही है कि ये प्यूबर्टी पे शुरू होता है, ये फीटल लाइफ में शुरू होता है।